morning students, welcome to the class of business studies. Students, today we are starting our next topic of chapter number 10 financial market, and that is secondary market, because in our last video we have discussed primary market. कैपिटल मार्केट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज आपका प्राइमरी मार्केट था, जिसे हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं. ठीक है. नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी मार्केट, एंड सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज will be sale and purchase. Previously issued securities और second hand securities इसको बोला जाता है. Secondary market क्या करता है? Previously issued securities कहाँ पर की गई? Primary market में. फर्स्ट टाइम कंपनी ने अपनी नई सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में इश्यू कर दी, बट अब दी सिक्योरिटीज़ को इनके मैच्योरिटी पीरियड होने पर ही कंपनी के पास पेड बैक किया जाएगा. अदरवाइज ये ट्रांजेक्ट होती ही रहती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती है वन इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर, बट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज. तो नाउ सेकेंडरी मार्केट क्या वर्क करता है? इन सेकेंडरी मार्केट वन इन्वेस्टर हु कैन कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज इनटू कैश. ठीक है. देन क्या करेगा? सेकेंडरी मार्केट उस इन्वेस्टर को उसकी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर देगा. उसके पास कंप्लीट होल्ड ऑफ लॉट हो गया. किस चीज़ का? सिक्योरिटीज़ का. नाउ उस दूसरे इन्वेस्टर को सेल करने का वर्क करेगा सेकेंडरी मार्केट हु नीड्स और रिक्वायर्ड ऑफ दैट कंपनी सिक्योरिटीज़. जिसे उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ की नीड होगी उसको सेल कर देगा, और जिस इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करना है उसकी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर देता है. तो दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस हैज डन इन द सेकेंडरी मार्केट. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सम फंक्शंस हैज परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज. These are as follows. Number 1, economic barometer. Economic barometer आप कहेंगे, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को या फिर स्टॉक एक्सचेंज को हम पल्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं. पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर भी इसको बोला जाता है. इकोनॉमिक मिरर कैसे? इकोनॉमिक बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट करने के काम आता है. सेम वेज स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक अ पल्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक मिरर और इकोनॉमिक बैरोमीटर, बिकॉज कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री बी मेजर्ड बाय द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अगर आप पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, देन हम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को अगर मेज़र करके देख लें कि स्टॉक एक्सचेंज में प्राइजेस और सिक्योरिटीज़ का रेट क्या चल रहा है. अगर बहुत अच्छे प्राइस चल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, देन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री बहुत अच्छी है. और अगर सिक्योरिटीज़ के डाउनवर्ड में चल रहे हैं अगर प्राइजेस, सेंसेक्स है, आपका निफ्टी है, इन सब के प्राइस, क्योंकि ये सेंसेक्स और निफ्टी ये सब इंडेक्स होती हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस गिवन होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में. तो स्टॉक एक्सचेंज से हम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को मेज़र कर बहुत ईजिली मेज़र कर सकते हैं. सेम वेज मिरर हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, हमारे इम्पैक्ट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके दिखाता है. ठीक है. सेम वे स्टॉक एक्सचेंज कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको इकोनॉमिक मिरर की भी नेम दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज को. देन आ जाते हैं हम प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी. एनी कमोडिटीज प्राइस हैज डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स, एंड दैट इज सप्लाई एंड डिमांड. एंड दिस supply and demand will be occurred in the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में ही आने के बाद हमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़ पता चलता है कि भाई इस सिक्योरिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है. क्यों? क्योंकि डिमांड उस
सिक्योरिटीज की क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है और सप्लाई उसकी कम है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, फाइनेंशियल मार्केट क्या वर्क करता है, डिस्कवरी ऑफ प्राइसिंग करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि भाई हमारी सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, अगर सप्लाई कम है देन प्राइस कैसा हो जाता है, हाई। तो वो यही मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, जो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को डिसाइड करता है। देन आ जाते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज in stock exchange only listed securities are transact. Listed securities का मतलब है after verifying the soundness of the company, profitable condition of the company, SEBI registered that company's name in their trade list. अपनी ट्रेड लिस्ट में SEBI किसी भी कंपनी का नेम और उस कंपनी की सिक्योरिटीज का नेम तभी लिस्टेड करती है। फर्स्टली वो वेरीफाई करती है कि किसी भी कंपनी की साउंडनेस कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है। क्योंकि इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में, ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव और एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। उस कंपनी की प्रॉफिटेबल कंडीशन मेजर करी जाती है कि किसी भी इन्वेस्टर ने अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है तो उसको प्रॉपर टाइम पर रिटर्न मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो सेबी इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉच करने के बाद ही कंपनी की ट्रेड लिस्ट में उस कंपनी के नेम को, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेड लिस्ट में उस कंपनी के नेम को और उसकी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करती है। तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कहीं पर भी आपका अमाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट लैप्स नहीं होता है। देन आ जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। री इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू क्या हो जाता है, हम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट में स्टूडेंट्स क्या चीज आएगी कि स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन द ओनरशिप सिक्योरिटी। और ओनरशिप सिक्योरिटीज क्या होती है, हमारे शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक को एनकरेज करता है स्टॉक एक्सचेंज। देन आ जाती है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज करता है हेल्दी स्पेक्यूलेशन को। हेल्दी स्पेक्यूलेशन की सब जगह स्टॉक एक्सचेंज में फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन करी जाती है। कहीं पर भी कोई करप्शन, कोई भी डाउट्स किसी के भी माइंड में क्रिएट नहीं होता। हर एक चीज़ आपके सामने ट्रांसपेरेंट रहती है। देन आ जाती है लास्ट है लिक्विडिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स स्टॉक एक्सचेंज को मैंने बताया इकोनॉमिक मिरर, पल्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज को रेडी मार्केट भी बोला जाता है। रेडी मार्केट, रेडी मार्केट जैसा कि इसके नाम से है कि कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को वेट करने की नीड नहीं है कि भाई जब तक मेरी सिक्योरिटीज़ का कोई कस्टमर नहीं मिलेगा तब तक मुझे वेट करवाएगा स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, आपको तो कभी भी, जब कभी भी, वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज इनटू कैश देन यू कैन, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या रखी रहती है, सारी की सारी सिक्योरिटीज जाके होल्ड रहती है। डिपॉजिटरीज एक तरीके का होल्ड लॉट रखता है सिक्योरिटीज़ का। एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इंडिया में 2 आपके डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पर होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज़ जाके डिपॉजिट कर दी जाती हैं और वहाँ से कैश इश्यूड होकर आपके इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। तो इसलिए वेट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। आप जब कभी भी चाहें अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हम आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर एक प्रोसीजर दे रखा है। जस्ट लाइक आपसे इतनी देर से कहा जा रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं, देन उसको हमने कैश में कन्वर्ट करा, तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर को फॉलो करके
हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग प्रोसीजर को फॉलो करके देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम अपनी सिक्योरिटीज़ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोसीजर आ जाता है। नंबर 1 स्टैंडर्ड प्रोसीजर का सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। नंबर 2 ओपन ए डीमैट अकाउंट। नंबर 3 placing the order. Number 4 match the share and best price. Number 5 executing the order. Number 6 executing the order. Number 6 issue of contract note. Then नंबर 7 आता है इसमें डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। एंड लास्ट आता है 8 सेटलमेंट ऑफ साइकिल। ठीक है, तो 7th 8th में इसके बाद में आपको बता देती हूँ। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है सिक्योरिटीज़ में, तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। ब्रोकर एक इंटरमीडिएटरी है बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जनरल पब्लिक कभी भी एज ए इन्वेस्टर हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एंटर नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले रजिस्टर्ड ब्रोकर अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी ने जिस ऑपरेटर को, जिस ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ब्रोकर कर रखा है रजिस्टर्ड, ठीक है, दैट रजिस्टर्ड ब्रोकर फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विल बी सिलेक्टेड। तो हमने फर्स्टली अपने एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर इज दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। ब्रोकर जो आपके बिहाफ पर, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर उसकी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने का वर्क करता है। ठीक है, देन open a demat account. Demat account is that account जिसको हम बोलते हैं dematerialization. Dematerialization में क्या चीज आती है? Dematerialization is that account that is convert our securities into cash in the electronic form। ठीक है, हम फिजिकल फॉर्म से हम किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट अकाउंट इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन या फिर डीमेट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन जो ट्रांजेक्शन्स करना चाहता है सिक्योरिटीज़ में बट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना मस्ट होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम डीपी बोलते हैं, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से हम डीमेट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। डीमेट अकाउंट मैंने अगेन आपको बताती हूँ कि दैट कन्वर्ट्स फिजिकल फॉर्म सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मान लीजिए आपके पास 10 इयर्स पुराने शेयर्स रखे हुए हैं, लेकिन 10 इयर्स पहले आपकी क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं चलती थी, तो वो फिजिकल फॉर्म है, लेकिन अब आपको उसमें ट्रांजेक्शन्स करना है, अब आपको उन शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करवाना है। तब हम क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवाना है
कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ही अमाउंट्स ट्रांसफ़र हो जाए और शेयर्स आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को ट्रांसफ़र कर दें, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी हो जाता है। देन स्टूडेंट्स, डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें डिपॉजिटरी को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। एक तो डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, देन आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, इंडियन है, NRI है, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स। किसी भी अदर ब्रोकर के साथ अगर आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है तो उसका भी नेम एंड एड्रेस जाएगा। तो दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ फिल्ड बाय द इन्वेस्टर विद देयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और इतनी सारी डिटेल्स लेने के बाद में डिपॉजिटरी क्या करता है, हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कर देता है। थर्ड स्टेप पर आते हैं स्टूडेंट्स, प्लेसिंग द ऑर्डर। जब आपने 2 फॉर्मेलिटीज़ थी, एक ब्रोकर को सिलेक्ट करने का, देन डीमेट अकाउंट, जब हमने ये दोनों फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं तो नाउ वी प्लेस्ड एन ऑर्डर विद द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के पास आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर प्लेस करने में हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है अगर आपको सिक्योरिटीज सोल्ड करनी है, आपके पास पहले से रखी हुई है, आपने ऑर्डर दे दिया, आप उन सिक्योरिटीज़ को या तो सेल कीजिए या फिर हम उन सिक्योरिटीज़ को क्या करेंगे, परचेज करने का ऑर्डर दे देंगे। परचेज करने का ऑर्डर हम कैसे देंगे कि भाई हमें इस कंपनी की ये वाला शेयर और इतने प्राइस आ जाए तब हमें उस कंपनी का शेयर परचेज कर देना। या फिर सेल करने का भी अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो सेल करने का कि आपने कम प्राइस पर चीज़ खरीदी है, सेल हम तभी करेंगे जब उसका प्राइस इतने रेट पर पहुंच जाएगा, लेकिन आपने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, ठीक है। नाउ मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। अब आपका जो भी ब्रोकर आपने सिलेक्ट करा है वो एज पर योर इंस्ट्रक्शंस मैच द शेयर, आपने जिस कंपनी का शेयर का उसको ऑर्डर दे रखा है उस शेयर को मैच करेगा और उसके बेस्ट प्राइस को ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। देन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, और अगर आपने जैसे मैच कर गया, ठीक है, आपके वाला शेयर आ गया, आपकी कंपनी का शेयर आ चुका है, आपका वाला प्राइस भी उसने सिलेक्ट कर लिया, नाउ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, आपने सिक्योरिटीज सेल करने का ऑर्डर दिया है तो सेल हो जाएगा। और अगर आपने परचेज करने का ऑर्डर दिया है देन सिक्योरिटीज बी बॉट बाय द ब्रोकर, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर हो गया, फिर देन इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट में स्टूडेंट्स क्या चीज़ आती है, जिस दिन सेटलमेंट कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, इन्वेस्टर्स इंस्ट्रक्शंस, देन कॉन्ट्रैक्ट नोट में नंबर ऑफ शेयर्स, आपके कितने शेयर्स खरीदे या फिर बेचे गए हैं, उसका प्राइस मेंशन होता है, ब्रोकर्स के चार्जेस मेंशन होते हैं उसमें, ठीक है, टाइम ऑफ डील मेंशन होती है एंड डेट मेंशन की जाती है। दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज मेंटेन बाय द इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, और ये 24 आवर्स में विद इन एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर के, ठीक है, ये इश्यूड कर दिया जाता है थ्रू द ब्रोकर टू इट्स इन्वेस्टर। अब हम आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट पर। नेक्स्ट 7th स्टेप आता है इसका, डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। सेवेंथ स्टेप था डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। एंड 8th स्टेप है सेटलमेंट साइकिल। ओके, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट का मतलब आपको जैसे पता चल रहा है कि एज पर इंस्ट्रक्शंस अगर आपने सेल करने का ऑर्डर दिया है तो सेल करने का, अगर आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है देन आपके पास में क्या आ जाएगा, कैश पेमेंट हो जाएगा आपके पास, यू रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम दैट सिक्योरिटीज़, और सिक्योरिटीज़ को आप हैंड ओवर कर देंगे, डिलीवर कर देंगे अपने ब्रोकर को। या फिर अगर आपने परचेज करने का ऑर्डर दिया था तो अब हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे और मेकिंग पेमेंट हम अपने
किसको कर देंगे? ब्रोकर को. देन स्टूडेंट्स, दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे. ये इंफॉर्मेशन कब पूरी हो जाती है? या तो जैसे जैसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आया था, आपने इमीडिएटली इन्वेस्टर ने क्या कर दिया? उस चीज़ का पेमेंट कर दिया, इमीडिएटली पेमेंट कर दिया आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, और बिफोर द डे भी हम इसका पेमेंट कर सकते हैं. ओके, व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन डे. यहाँ पर क्या जाता है? पे इन डे. जब हम बिफोर द सेटलमेंट क्या कर दिया? अगर आप थोड़े टाइम पहले ही पेमेंट कर देते हैं, ठीक है. तो अगर हम जस्ट लाइक अगर मंडे में कोई भी ट्रांजेक्शन होनी है तो मंडे का पेमेंट आपके पास, या फिर सिक्योरिटीज़ आपके पास, डिलीवर ऑफ शेयर्स या फिर मेकिंग पेमेंट हो जाता है विद इन इमीडिएटली 2 days वेडनेसडे से पहले पहले आपके पास अगर पेमेंट का मेकिंग हो जाता है या फिर डिलीवरी ऑफ शेयर्स आ जाते हैं. तो दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पे इन डे. देन सेटलमेंट में स्टूडेंट्स क्या चीज़ आती है? सेटलमेंट साइकिल में एक तो बिफोर डे हो गया, बिफोर मेकिंग पेमेंट का डे हो गया जिसे बोलते हैं पे इन डे, और एक इंफॉर्मेशन कहलाती है पे आउट डे. ठीक है. अब आपके पास में क्या हो गया? यहाँ पर हमने जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें मिला था तो इन्वेस्टर ने अपना पेमेंट पहुँचा दिया या फिर उसके पास डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रोकर क्या करता है? एक्सचेंज के पास में उस पेमेंट को मेड डिपॉजिट करवा देता है, जिसको कहते हैं पे इन डे. और इस कंडीशन में पे आउट डे ऑन द T+2 डे स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेकिंग पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, जिसको बोलते हैं पे आउट डे. क्योंकि अमाउंट क्या हुआ है? जो अमाउंट रिसीव्ड करा गया है वो ब्रोकर ने रिसीव्ड कर लिया है, तो उसको पे आउट डे कहते हैं. अगर एडवांस में ले लेता है तो वो है पे इन डे, और अगर ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको पेमेंट मिल रही है तो वो कहलाती है आपकी पे आउट डे. ठीक है. तो यहाँ पर पे आउट डे आफ्टर द सेटलमेंट हो जाता है पे आउट डे, और पे इन डे क्या होता है? बिफोर द पेमेंट. ट्रांजैक्शन होने से पहले अगर आपके पास इमीडिएटली पेमेंट मेड हो जाती है तो वो कहलाएगी पे इन डे, और आफ्टर सेटलमेंट अगर किया जाता है, जैसे कुछ टाइम के बाद आप पेमेंट करेंगे, T+5 अगर करते हैं ट्रांजैक्शन का डे और उसके आगे नेक्स्ट 5 days, तो इतने दिन के बीच में क्या करा जाएगा? यहाँ पर उसको बोलेंगे हम पे आउट डे, और पे इन डे T+2 का पार्ट है. T+2 ट्रांजैक्शन डे और देन प्लस मोर 2 days, और यहाँ पर T+5 ट्रांजैक्शन डे और मोर 5 days, तो इमीडिएटली T+2 माना जाता है. और T+5 आफ्टर 5 days हो गया ट्रांजैक्शन का. जैसे कि मंडे की ट्रांजैक्शन कंडक्ट की गई है और मंडे का सेटलमेंट हमने नेक्स्ट 5th डे पर उसका हम सेटलमेंट करते हैं, तो दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड पे आउट डे. तो सेटलमेंट साइकिल में स्टूडेंट्स 2 टर्म्स आ जाती है, एक T+2 भी आता है और T+5 भी आ जाता है. ओके, थैंक यू.